हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये लेक्चर नंबर 26 है। इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये प्योरली जेई बेस है। जेई एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है ना। किसी ना किसी एग्जाम में जेई के ये प्रॉब्लम पूछी गई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ईयर। ठीक है, ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है कि हर एक स्टैंडर्ड बुक में एज ए सॉल्व्ड एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। क्लियर है ना। इसमें देखिए सिचुएशन क्या गिवन है। इसमें सिचुएशन ये गिवन है कि हमारे पास दो बीड्स हैं, यानी चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और वो मूव कर रहे हैं। सोचिए अगर इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये मूव करके नीचे आएगा, और ये यहाँ से रिलीज होगा तो ये मूव करके नीचे आएगा। क्लियर। लेकिन दोनों के मासेस और चार्जेस कॉमन गिवन है, तो ये इस पे रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ये चार्ज, ग्रीन चार्ज पे इस डायरेक्शन में रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये कभी भी नजदीक नहीं आएंगे। तो ये जो सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन आपको तब की सिचुएशन गिवन है जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे थे। ठीक है ना। इसने इसको फोर्स लगा के रोक के रखा था, इसने इस पे फोर्स लगा के रोक के रखा था। अब ये इक्विलिब्रियम में है, और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इनका सेपरेशन कैपिटल आर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। द बीड्स मूव एट एंड एट इक्विलिब्रियम, दे आर एट डिस्टेंस आर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। ओके, और ये डायमेंशंस भी आपको गिवन है। क्लियर। तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री हम लोग जानते हैं। दोनों के मासेस इक्वल हैं। कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वैल्यू, ये जो दोनों में कॉमन चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी कि ये जो कंडीशन गिवन है ये फुलफिल हो। क्लियर है। तो पहले हम कंडीशन को फुलफिल करवा देते हैं, कंडीशन में ही चार्ज का एक्सप्रेशन आएगा, वहां से चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए कितने इजी वे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इस चार्ज का, इस वाले चार्ज का, आप इस तरफ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वाले चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सपोज दैट ये चार्ज यहां पे है, ये वो चार्ज है, चार्ज क्यू, जिस पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। क्लियर है ना। अब देखिए अगर ये फोर्स, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की एक्सिस बना ली है मैंने, एक्स वाई एक्सिस। क्लियर है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं इस पे। तो सबसे पहले रिपल्शन का फोर्स लगेगा, जो ग्रीन चार्ज इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं और रिपल्शन का फोर्स यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज ये जो फोर्स है वो रिपल्शन का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। और कौन कौन से फोर्सेस हैं? इसका mg डाउनवर्ड होगा, इसका mg डाउनवर्ड होगा, तो इसका mg हम डाउनवर्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, ये इसका mg है जो कि डाउनवर्ड होगा। देखिए एक एक पॉइंट को समझते जाइए, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें फोर्स ही तो चाहिए। क्लियर है ना। फोर्स के फॉर्मूले में ही चार्ज आएगा, वहीं से चार्ज कैलकुलेट होकर आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स है क्या इसमें? हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स भी है। देखिए कौन सा फोर्स है वो। आप देख सकते हैं कि ये सरफेस है, ये एक ऐसा सेमी सर्कुलर सरफेस है। तो यहाँ सरफेस पे रखा हुआ है। अगर ये सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्लियर है ना। कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे होती है तो सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन में ही नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। क्लियर। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह से। ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। आप देख सकते हैं दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन मैं यहां भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन डायग्राम थोड़ा खराब हो जाता। ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए हमको तो डील करने की आदत है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। ये 60 डिग्री पे है, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो आएगा यहाँ पे n cos 60 डिग्री। इजी है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, आप देख सकते हैं इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा n ऑफ साइन 60 डिग्री। ये सब करने में तो हम लोग माहिर हो गए हैं। ठीक है ना। ये सब करना अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। अब हमें इस वाले फोर्स की जरूरत नहीं है, हमने इसके कंपोनेंट कर लिए हैं। ठीक है ना। ये जो फोर्सेज हैं ये x में है, और वो जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो y में है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्लियर। चलिए अब हम बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम summation of all the forces in x direction must be equal to 0 and
summation of all the forces in y direction must be equal to 0। इसका मतलब क्या, इन सभी वेक्टर्स को हम इनके साइन के साथ ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले फोर्स को राइट वाले से बैलेंस कर देंगे और अप साइड फोर्स को डाउन साइड से बैलेंस कर देंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बोलता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक अप साइड एक डाउन साइड, तो डाउन साइड को हम नेगेटिव ले लेंगे। हम क्या लिखेंगे, n60 माइनस mg इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n60 डायरेक्टली इक्वल टू mg। तो हम ऐसे ही कुछ लिखने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को देखिए, हॉरिजॉन्टल को सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये आएगा कि n, एक काम करते हैं पहले वर्टिकल को लिखते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वर्टिकल को लिखते हैं n sin 60, क्योंकि डिवाइड करना होता है हमको। तो देख सकते हैं हम लोग n sin 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आती है वो mg के इक्वल है। और n cos 60 को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी x एक्सिस वाले हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, n cos 60 नहीं, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। n sin 60 mg को बैलेंस कर रहा है और n cos 60 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जो कि रिपल्सिव नेचर का है, जो ग्रीन वाला ग्रीन वाला ब्लू पे लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, काम हमारा आसान हो जाएगा। देखिए दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया अपने पास कितना, ये अपने पास आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू mg बाय फोर्स। तो mg डिवाइडेड बाय फोर्स की वैल्यू मैं यहां डायरेक्टली लिख लेता हूं, जिसकी वैल्यू होती है k, q1 q2 दोनों की वैल्यू सेम है, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है, तो दिस इज r स्क्वायर। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया इसमें शायद। ओके फाइन, देखिए यहाँ पे mg बाय के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। क्लियर, हमको सॉल्व करना है चार्ज, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर दी है और हमको सॉल्व करना है चार्ज। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज में क्या प्रॉब्लम है, चार्ज क्यू को इधर ले आते हैं, तो चार्ज स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं tan 60 की डिग्री कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan 60 होता है अपने पास कितना, √3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा √3। अच्छा कुछ रह गया ना इसमें, हाँ ये के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे k रह जाता है अपने पास, ठीक है ना, k, तो ये जाएगा अपने पास कितना, √3 ऑफ k। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, जिसके लिए हमने ये सॉल्यूशन बनाया है। तो चार्ज की अगर इतनी वैल्यू है तब ये r डिस्टेंस पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो, समझ लो, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलो। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपके अपने नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए नोट्स लिखते चलो। और तब तक मत लिखो जब तक समझ में ना आ जाए। आपकी कॉपी में कोई भी चीज़ लिखी हुई है और वो आपको आती नहीं है तो लिखे होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपको समझ में ना आ जाए, जब तक आपके सारे हाउ और वाई खत्म नहीं हो जाते, तब तक उसको कॉपी में मत नोट डाउन कीजिए। ओके, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सेम लेक्चर में मैंने एक दूसरा प्रॉब्लम सेटअप किया है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्क्वायर फिल्म है, ये सोप फील्ड है, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म। फिल्म मतलब एक लेयर, सोप की एक लेयर है जो स्क्वायर फॉर्म में है। क्लियर है ना, इसके चारों तरफ पे आपको सिमिलर 4 चार्जेस गिवन है। ये स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो a इंटू ए है। क्लियर है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमको मालूम है, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, a√2। ये सब करना अब हम लोग जान चुके हैं। क्लियर है ना। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो a की वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन से
इस वाले एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की गई है। आपको बोला गया है कि k और 1/n में n की वैल्यू क्या होगी, ये k और n की वैल्यू क्या होगी ये आपको बोला गया है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इस फॉर्मेट में अपने सॉल्यूशन को लेके आना है। अगर हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके हम k और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म सिग्मा, ये जो आपको सिग्मा यहां नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये सोप फिल्म की सरफेस टेंशन है। ठीक है ना, जनरली जो आप कैपिटल T से देखते हो बुक्स में, ठीक है ना, इसे यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं किसी भी सोप फिल्म पे जो नेट फोर्स होता है, मैं आपको बता दूं, किसी भी सोप फिल्म पे जो नेट फोर्स लगता है, ठीक है ना, नेट फोर्स जो लगता है एक्चुअल में ये वो उसकी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, कितनी लेंथ पे वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो a√2 है। ठीक है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगने वाला, आप देख सकते हैं हमारा फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं तो आप देखिए किधर लगेगा, ये वाला इसे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, रिपल ही तो करेगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा इस तरह से, और ये प्लस क्यू इसको इधर फोर्स लगाएगा इस तरह से। क्लियर है ना, इस तरह से मान लिया कि ये फोर्स की वैल्यू एफ है, क्योंकि स्क्वायर है, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो ये एफ और ये वाला एफ सेम वैल्यू देंगे हमको। क्लियर, अब बचता है ये, यहाँ पे ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू इनके बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस से डिफरेंट है। ठीक है ना, ये दोनों डिस्टेंस से डिफरेंट है, तो ये वैल्यू होगी कितनी वो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं वो वैल्यू कितनी होगी। देखिए मान लेता हूं कि कोई फोर्स है मेरे पास एफ डैश मान लेता हूं, ठीक है ना, ये दोनों फोर्सेस हैं ही, ये एफ डैश है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सही बात है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इनका रिजल्टेंट बना लेते हैं। इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो मैं इनका रिजल्टेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट भी जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट होगा f√2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सब करना हम लोग जानते हैं। तो रिजल्टेंट होगा अपने पास f√2 इन दोनों का। अब कॉमन डायरेक्शन में हमारे पास एक ही डायरेक्शन में हमारे पास f√2 भी और f डैश भी है, मतलब नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं, मैं नेट फोर्स लिखना चाहूं तो कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेट फोर्स, तो आप देख सकते हैं जो नेट फोर्स आएगा वो होगा f डैश प्लस f√2। सही है ना, इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है f√2 प्लस ये वाला फोर्स f डैश। अच्छा, f डैश की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, सिर्फ f डैश की वैल्यू, हाँ f डैश की वैल्यू निकाली जा सकती है। कितनी होगी f डैश की वैल्यू, वो हो जाएगा अपने पास जो भी है 1/4πε0। ठीक है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो चार्ज स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा, ए आर स्क्वायर, मतलब तो आर क्या है, a√2 है, तो a√2 का स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, इट इज √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है, बात समझ में आ गई। प्लस इसमें f√2 हमको ऐड करना है। अगर मैं सिर्फ f की वैल्यू की बात करूं तो f की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अगेन Q स्क्वायर और डिवाइड बाई a स्क्वायर, क्योंकि चाहे आप इसका फोर्स लेंगे या फिर आप इसका फोर्स लेंगे, दोनों में जो r है वो तो a है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, तो a स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमें यहाँ लिख देना है, करेक्ट है ना। तो ये वैल्यू देखिए कितना आता है, एफ नेट कितना आता है, एफ डैश की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो इट इज 1/4πε0, ठीक है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे √2 भी है, f√2। तो मैंने यहां से वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दी है। अब इसमें से कुछ चीजें कॉमन आ रही होंगी, उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो देख लेते हैं क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। देखिए कॉमन वैल्यूज को बाहर लिख लेते हैं, क्या है ये कॉमन वैल्यूज। यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इतना जो नंबर है ये तो कॉमन आ रहा है इस एक्सप्रेशन में से।
तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ चुका है, क्यू स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो 1 बाय कितना बच गया यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1/2 बच गया यहाँ पे सिर्फ, प्लस यहाँ क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचता है। देखिए ध्यान से सभी लोग, कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, √2 बचता है। तो बस हमें इसी को सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको इसके इक्वल पुट कर दूंगा, सरफेस टेंशन वाले फोर्स के इक्वल। भाई ये इधर लग रहा है तो सरफेस टेंशन इधर फोर्स लगाएगी ना, इस तरफ अपने आप को रिकवर करने के लिए, टेंशन तो क्रिएट होगा ना उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, अगर ये ऐसा नहीं होता ये सोप फिल्म फट जाती, ये मतलब ऐसे नहीं रह जाती, क्रैक हो जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब इसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यू बाद में हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, कितना आएगा, तो ये सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। ये आ जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाय, ये आंसर आ जाएगा। बाद में हम इस वैल्यू को सिग्मा a√2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। सिग्मा a√2 से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा काम थोड़ा जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सिग्मा से रिप्लेस कर देते हैं, इसको इक्वल पुट करते हैं। किसके इक्वल पुट करेंगे, देखिए इसको हम पुट करेंगे इक्वल सिग्मा a√2 से, ठीक है ना। एक काम करता हूं, मैं सारी वैल्यूज को नीचे ले आता हूं और इस ए स्क्वायर को राइट साइड ले जाता हूं। उससे होगा क्या कि मेरे पास ए एक साइड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरा जो टारगेट है वो ए पे फोकस है मेरा, ठीक है ना। इसलिए ए को मैं एक साइड लिख लेता हूं, बाकी सबको एक साइड। तो अगर मैं इस यहां से ए स्क्वायर को इधर राइट साइड ले जाता हूं तो ये बचता है ए क्यूब इज इक्वल टू, और ये रिमेनिंग जो नंबर्स है यानी सिग्मा और √2 इसको मैं नीचे ले आता हूं। तो नीचे लाऊंगा तो क्या बचेगा, देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था और सिग्मा भी था, और 1 प्लस 2√2 यहां पे था, और डिवाइड में जहां पे 2 था वहां पे 2√2 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, देखो ये कैसा दिखता है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी हमारा आंसर क्लियर है एकदम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, नहीं भी सॉल्व करोगे तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1/2√2 करेक्ट है ना, मतलब मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 1/2√2 और फिर इसमें डिवाइड करूंगा तो सीधे सीधे बन जाएगा अपने पास 1/2√2 प्लस 1, ये आ गया अपने पास सॉल्व होके। अब मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन पहले पावर तो लगा दूं, ठीक है ना, पहले पावर तो लगा दूं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पे पावर लगा लेते हैं, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी अपने पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ठीक है ना, 1/2√2 प्लस 1, ये नंबर हमारे पास सॉल्व होके आया है, ठीक है ना। इसका हम लोग अप्लाई कर देते हैं होल पावर, क्योंकि वहां पे ए क्यूब था तो यहाँ पे कितना 1/3। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, यस हम एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को साइड में लिखते हैं थोड़ा, ताकि हम इसे कंपेयर कर सके इस वाली इक्वेशन को, ताकि जिससे हम इसको इजीली कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, Ctrl+C Ctrl+V, ये कॉपी बन गई, इसको यहाँ ले आते हैं, जरूरत है हमें इसकी जरूरत है, यहाँ ले आए हम इसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। देखिए कंपेयर कीजिए, क्यू स्क्वायर बाय सिग्मा यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको रीफॉर्म करके लिखिए थोड़ा सा, ए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीफॉर्म कीजिए जरा तो, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो राइटिंग ही नहीं बन रही मेरी, तो देखो क्यू स्क्वायर बाय सिग्मा को अलग लिख लो, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2√2 प्लस 1 को अलग लिख लो ये रीफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब तो सही है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा अलग लिख दिया, इतने नंबर को अलग लिख दिया। हम जान सकते हैं कि ये नंबर क्या है एक्चुअल में, ऐसा बात कर सकते हैं ना, और इसकी पावर 1/3 भी है, क्लियर है ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, इसकी पावर 1/3 अलग लिख सकते हो और इसकी पावर 1/3 आप अलग लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। आप देखेंगे कि k की जो वैल्यू आई है, k की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, देखो
के की वैल्यू कितनी आई है कंपेयर करने पे, इसको इसके साथ कंपेयर किया। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ से एक स्टेप और लिख लेते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आए, तो एक स्टेप और कर लेते हैं। मैं ए को लिख सकता हूं बच्चों 1/4πε0 1/2√2 +1 इस टोटल की पावर 1/3, क्योंकि ये इसके अंदर से बाहर आया है, और Q² इसकी पावर भी 1/3। अब तो ठीक है ना, अब एकदम क्लियर है। तो कंपेयर कर लो कौन सा नंबर क्या है, एकदम आपको साफ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर K है, ठीक है ना, यही नंबर आपका K है। तो K की वैल्यू आ गई, K की कितनी वैल्यू आई देखिए, K की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/4πε0 1/2√2 +1 की पावर 1/3, ये अपने पास आई है K की वैल्यू। और अगर मैं N की बात करूं तो N में आप इसे कंपेयर करो इसको, ठीक है ना। ये जो 3 लिखा है मैंने, ये जो 3 यहां पे लिखा है मैंने, आप इसको जरा देखो ध्यान से, ये वाले 3 को। क्या ये Q² की पावर 1/n नहीं है? तो क्या आप कह नहीं सकते कि N जो है, आप कह सकते हैं ना कि जो N है हमारे पास वो 3 है, कंपेयर करने पे जो N आया है वो N ही 3 है। तो यही दोनों आंसर्स हमें कैलकुलेट करने थे, यही दोनों हमारे टास्क थे, ठीक है ना, यही दोनों हमारे टास्क थे। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने अपना टास्क पूरा किया, ये हमारा टास्क है। फाइन, कैसे किया हमने, वही अपना तरीका जो हमने यूज किया है। पहले जो कंडीशन गिवन थी हमको, वो कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी, उसके लिए इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको जो अपने पास सरफेस टेंशन वाला फोर्स था, जो सोप लगा रहा था रिकवर होने के लिए, टेंशन जो उसके अंदर आ रही थी, ठीक है ना, उसके इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है। अगर ऐसा नहीं होता, ये सरफेस टेंशन, ये सरफेस जो है वो सोप की वो ब्रेक हो जाती टेंशन की वजह से, लेकिन उसकी टेंशन ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था। क्लियर है ना, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे मैंने इक्वल पुट किया, यहाँ पे मैंने इक्वल पुट किया है, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट राइट सॉल्व करके हम यहाँ पे आ गए। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है बच्चे, आप कमेंट करके बताइए कि सर इस स्टेप में ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। टिपिकल कैलकुलेशन है थोड़ी सी, अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें, इसकी फिजिक्स देखें, तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथमेटिकल स्किल को चेक करना चाहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, बहुत बार किए हैं। तो ये पॉइंट आपसे वो नहीं चेक करना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया है, कमेंट कीजिए अपना डाउट जो भी है, या कोई सजेशन है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देंगे अलॉन्ग विद 1 क्वेश्चन। मैं एक्चुअली यार बार बार यही बात बोलता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, बट क्या करूँ यार, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अच्छा मुझे दिख ही जाता है बुक में, तो मैं मजबूर हो जाता हूँ उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए अपनी वीडियो में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये नुकसान थोड़ी ना करेगा, पेट में दर्द थोड़ी ना होगा ज़्यादा पढ़ने से, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक क्वेश्चन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देंगे। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि हर एक चीज़ बेनिफिशियल होती है। आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप कितना भी आप नए नए क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ों को जनरलाइज करके पढ़ो। हर क्वेश्चन के लिए अलग कंसेप्ट नहीं है, आप चीज़ों को जनरलाइज करो, ठीक है ना। आपने एक बार पढ़ लिया Q1 Q2 R स्क्वायर, बात खत्म। आपने उसका वेक्टर फॉर्मेट पढ़ लिया, बात खत्म। आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज है, वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बात खत्म। बस वही बेसिक नॉलेज को हमें टिपिकल क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते जाना है, ठीक है ना। हमारा आंसर आता चला जाता है, कुछ भी नया नहीं है। ये बताओ कि कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद हमने नया क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। बैक टू बैक प्रॉब्लम ही सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आप सारी वीडियोस के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कॉपी पे लिख के देखेंगे तो हम एक ही काम तो कर रहे हैं सब में यार। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ईजी है, ये एकदम रिदम है। क्लियर है ना? तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।